तो मुझे एक ओम सैनी जी ये भी जरा आप आज की चर्चा में हम लोग बात करें कि कल जिस तरह से बीजेपी जो करती वो करती, इस मतलब जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, केवल वही नहीं, सारे लोग राहुल गांधी के ऊपर इस समय टूट पड़े हैं। मुझे याद बताइए कि कर्नाटक का जब इलेक्शन बीजेपी बुरी तरह से हारी थी, आपको एक स्वर कहीं बीजेपी में सुनाई पड़ा था कि जिसने ये कहा हो कि बीजेपी की यह हालत हो गई? हमारे लोकतंत्र है, आगे बाहर सब नहीं लेकिन यहां पे लोकतंत्र खत्म हो गया। राहुल गांधी ने पूरा लोटिया डुबो दी है और सब लोग उसको गरिया रहे हैं। मतलब अब जरा जरा मैं एक से दो करके चर्चा को आगे बढ़ा दूं, नहीं तो लंबी चर्चा हो जाएगी। ममता बनर्जी जी के यहां से उनके कुणाल घोष जी कहा गया कि नहीं नहीं, अब इस फ्रंट को लीड करने वाली केवल ममता बनर्जी हैं और कोई इसको लीड ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मैंडेट उनके पास है। आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन कह रहा है कि हिंदी हार्टलैंड में क्योंकि भाजपा है और हिंदी हार्टलैंड में दो जगहों पे हमारी सरकार है, इसलिए इस गठबंधन को लीड करने वाला केवल आम आदमी पार्टी हो सकता है। अब उनसे कोई ये पूछे कि आम आदमी पार्टी में अगर अरविंद केजरीवाल साहब ऑन दी वर्ज ऑफ कगार पे हैं जेल जाने के, तो अगर वो जेल चलेगा तो लीड कौन करेगा? उसके बाद उनके यहां कौन व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल के बाद जो जो एक प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि ये देश का सवाल है। मैं ओम सैनी साहब शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हम सब लोगों को कभी कभी एक लोगों को मैसेज ही चला जाता है, और कल जिस तरह की बातें लोग कह रहे थे कि जैसे हम कोई इस कांग्रेस पार्टी के हम और आप स्पोक्स पर्सन हो। भाई आज की तारीख में मैं ओम सैनी साहब मैं अपनी बात बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि देश जिस रास्ते पे चल रहा है वो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। उससे देश की ताकत कम हो रही है, उससे देश की एकता कम हो रही है, और उसका जो एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो मुझे देश के में जो कम्युनलिज्म का वातावरण फैल रहा है और उसकी बेसिस पे हम एक दूसरे से बहुत से निर्णय कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में जो नंबर वन, मतलब एक बीमारी नंबर वन जो है, जिसकी वजह से अगर उसको आप साध लीजिए तो आपकी बहुत सी बीमारियां फिर सज जाएंगी। फिर बाकी बीमारियां साध्य हैं, उनका इलाज है उनको, लेकिन ये जो बीमारी है इसका इलाज जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ये बीमारी कैंसर से भी बुरी है। तो मैं ओम सैनी साहब पहली चीज ये समझ लूं, क्या इतनी बुरी हार हुई है कांग्रेस की कि सब लोग जाके छुप जाएं? क्या इतनी बड़ी जीत हुई है बीजेपी की, अब 2024 में उसको कुछ काम ही नहीं करना है? क्या वो बिल्कुल चैन से सो जाए? और तीसरी बात, क्या आज देश जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता आपको लगता है, और खास करके 2014 के बाद, कि वो देश के ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, वेलफेयर, तरक्की, अमन, चैन का वो रास्ता ठीक है? मैं उसका विरोध इसलिए करता हूं, मुझे लगता है कि वो रास्ता देश के लिए गलत है, और ये जो इस समय बीजेपी जिस तरह की पॉलिसीज को परस्यू कर रही है, इसलिए बीजेपी को जाना चाहिए। ओम सैनी साहब एक शुरुआती वक्तव्य आपसे, फिर इसको और खोलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह की फोर्सेस ये रिएक्शन कर रही हैं उनका मंतव्य कुछ और है, लेकिन साथ साथ मैं ये बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाते हैं। उसमें स्वीडन के कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें परसेंटेज के हिसाब से उम्मीदवार तय होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि एक देश जैसे राजस्थान में जैसे दिया कुमारी 71,000 वोट से जीती और एक दूसरा 300 साढ़े 300 वोट से जीता। दोनों की हैसियत बराबर है, दोनों हाउस में जाएंगे और सब कुछ होगा। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज के वोटिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और उनका जो परसेंटेज बनता है उसके मुताबिक उनके नुमाइंदे हाउस के लिए चयन होता है। ये काफ़ी पहले से इस तरह का एहसास होता रहा है। एक को इतने वोट मिलते हैं और एक को ये जो वोट का जो जोड़ है, उस जोड़ में तो कांग्रेस किसी तरीके के उस बुरी तरह हारने का तो कोई सिलसिला है नहीं। और ये तो मतलब जितने वोटर हैं उनके 50% या 39% या 42% का सिलसिला है, तो उसमें कितने लोग बनते हैं और उसमें कितना नुकसान हो गया। भाई हाउस में बैठने की जगह ही तो नहीं मिली है, बाकी आपके चाहने वाले हैं वो तो हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको क्लियर किया जाना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, क्योंकि जो मीडिया के जो लोग हैं हमारे अलावा, जो हम लोगों के अलावा जो लोग हैं, वो इस तरह की बातों पे गौर करते नहीं हैं। उनको करना चाहिए। एक वक्त में बड़ी चर्चा होती रही है, आज के 30-40 साल पहले तो दिलमान में इन बातों को लेके बड़े डिबेट हुई है और बड़ा लिखा गया है, और तब का मुझे याद आ रहा है बार बार।
तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और जो राहुल गांधी के ऊपर जो आक्रमण का सिलसिला है, देखिए पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पे काफी आक्रमण किया, उससे उनको मुक्ति मिली जब उन्होंने 4,500 किलोमीटर का मतलब लोगों से मिलने का सिलसिला किया, उनकी पॉपुलैरिटी का सीन बदला, उनकी पर्सनैलिटी बदलेगी, वो बिल्कुल गांधीयन, मतलब ऐसा लगा कि जैसे एक महात्मा हो गए हैं और अब सब उनसे, और लोग उसी तरीके, और रिजल्ट है ये तेलंगाना का जो रिजल्ट है, और वो राहुल गांधी के संपर्कों का एक परिणाम सीधा सीधा नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में इसको लेके आहत होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है और कि कांग्रेस पार्टी के पास में जितने जन संगठन हैं, इन जितनी भी पार्टीज का आप नाम ले रहे हैं, एक्सेप्ट बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी, इनके अलावा किसी के पास में कैडर वाला सिलसिला नहीं है। मास ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्ट्रॉन्ग कांग्रेस के बनते रहे हैं, सेवा दल है, NSUI है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो अलग बात है कि वो कितने एक्टिव है कितने एक्टिव नहीं है। एक्टिव करने का सिलसिला होता है तो कमाल हो जाता है। मैंने राजस्थान में अशोक गहलोत जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आए 1985 में, और जब कांग्रेस इलेक्शंस के लिए गई लगातार चीज बनाने के बाद में, तो इनके पास में इन्होंने सारे जन संगठन बड़े मजबूती से खड़े किए, कागजी नहीं रहने दिए, उनको बाहर निकाल के उनसे काम उनका जो तय काम है वो करवाना शुरू किया। तो 156 की संख्या में इलेक्ट होकर के कांग्रेस आई 1999 के उस इलेक्शन के अंदर। और भैरव सिंह शेखावत उस वक्त मुकाबले में थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और ये जनसंघ बीजेपी का यही सारा स्वरूप था, लेकिन वो सब नहीं हो सका। जैसे ही वो सुप्त होते हैं तो उसके बाद में ऐसा ही ड्रॉपिंग हो जाती है। इसका मतलब जो आज आपने वोटों की गिनती करके बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इतने मिले, कांग्रेस को इतने मिले, तो क्या इतना बुरी तरीके से उसमें वोट रिप्रेजेंटेशन के साथ में सीटों का रिप्रेजेंटेशन बदल जाता है। एक कम सीट, कम उसके बावजूद भी बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक में 71,000 है, एक में 300 ही है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो एक सी है। तो ये बात समझ में आने के बाद तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन सत्ता आपके हाथ से चली जाती है। अगर आप में उस तरह का आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, वोट डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको अगर वो मिला नहीं है तो आप सत्ता से परे हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलोकप्रिय हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब बुरी तरह से पराजित हो गए। आपको इन सब बातों को समझते हुए ही अपने जो सामाजिक समीकरण बनाने हैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, वो बनाने चाहिए, जिससे कि उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिलसिला कोई बैठे, वरना ये दिक्कत लगातार बनी रहेगी। और उसको वही पॉलिटिकल पार्टी समझे और अपने लोगों को भी समझाए कि इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास में इतना वोट आया है, पहले तुम्हारे पास में इतना था, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, कोई 0.5% से भी कम का फर्क है। तो ऐसी स्थिति में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। एकजुट होकर के अगर आप लोग का मुकाबला करोगे और अपनी बातें क्लियर कर लोगे तो कोई संकट नहीं होगा। जी।